हो गया, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा है आप जानते हैं कि इसमें कंजंक्शन की सीरीज़ चल रही है, कंजंक्शन की चल रही है ना, ठीक है। और ये कंजंक्शन का सेकंड वीडियो है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंजंक्शन की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स आज न्यू हैं तो उनका थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा छूट गया, तो ये ना समझें, ठीक है। या तो आप वीडियो देख लें या फिर नेक्स्ट क्लास जब कभी होगी आपकी, या फिर एक्स्ट्रा टाइम में जब कराऊंगा तब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ शालिनी, आप कुछ क्वेश्चंस का बोल रही थी। हाँ बोलिए। नहीं बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, वो महाशय ने कुछ कर दिया है। नहीं आपकी आवाज़ नहीं आएगी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, कंजंक्शन का ही है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो कंजंक्शन का है, जो इन्होंने पिछले महीने एग्ज़ाम में जून में जो दिया है एसएससी का, वो क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन था, हिज, बोलती जाइए, हिज टीचर, हिज प्रिंसिपल and what we believe have great impact on him। ये क्वेश्चन है भाई एसएससी का। कोई बताएगा इसका आंसर? स्लैश चलिए, जो आपको याद नहीं कोई बात नहीं, वो छोड़िए। चलिए बताएगा कोई जिसने, जैसे पहले वाली क्लास जिसने ली है कंजंक्शन की, कोई भी स्टूडेंट्स बता सकता है तो बताए। हिज टीचर, हिज प्रिंसिपल एंड व्हाट वी बिलीव हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम। चलिए बताइए, जिसको भी आ रहा हो, कोई भी स्टूडेंट्स। चलिए मैं बताता हूँ, छोड़िए। कंजंक्शन आपको दिख रहा है ये एंड, ठीक है। एंड कौन सा कंजंक्शन है? कॉरेलेटिव कंजंक्शन है ना। सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सॉरी, एंड कॉरेलेटिव नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसको मैं बता दूं, जिसको नहीं मालूम है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो अपने पहले और अपने बाद वाले जो भी पार्ट्स को जोड़ते हैं वो सेम यूनिट होनी चाहिए। यानी कि एंड से पहले अगर कोई वर्ब जुड़ रहा है तो एंड के बाद भी वर्ब जुड़ेगा। एंड के पहले अगर नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होगा। एंड के पहले अगर प्रोनाउन है तो एंड के बाद भी प्रोनाउन होगा। एक कहने का मतलब है कि एंड के पहले जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही बाद में होगा। तो इसको अपन देख लेते हैं। जैसे हिज टीचर, ये क्या है? ये नाउन है ना, नाउन फ्रेज है। ये भी नाउन है, प्रिंसिपल नाउन है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये जो एंड है, एंड के बाद जो जुड़ रहा है ना, एंड वी बिलीव, इसको वी को मैं इधर ही लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, व्हाट वी बिलीव, है ना। वी को मैं इधर लिख लेता हूँ, जिससे एक साथ हो जाएगा ये व्हाट वी बिलीव। ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्लॉज दे दी। अब क्या हो रहा है कि एंड के पहले नाउन दे दिए हैं और एंड के बाद में एक क्लॉज दे दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना एंड, तो इसके बाद भी वही होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको भी हमें नाउन में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? इसको भी हमें नाउन में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी का, ये देखिए क्या है, पॉसेसिव फॉर्म है ना ये, तो वी की पॉसेसिव फॉर्म आर हो जाएगी। और बिलीव का, बिलीव चूंकि वर्ब है तो इसका नाउन, believes or believes have great faith impact on him। ये आंसर होगा इसका, समझ गए? तो मैं बता दूं कि एंड एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और एंड के पहले जो नाउन होंगे तो बाद में भी नाउन होंगे। एंड के पहले अगर प्रोनाउन है तो एंड के बाद भी प्रोनाउन, जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद में होगा, ठीक है। तो एंड के पहले ये दो नाउन थे तो एंड के बाद भी नाउन। अच्छा ये चीज़ तो मालूम है ना, जैसे कि अगर मान लो एंड अगर किसी दो को जोड़ रहा है तो इस तरह से जोड़ेगा, है ना। और एंड अगर किसी तीन को जोड़ रहा है तो पहले दो के बीच में कॉमा होगा, तीसरे के पहले होगा। और एंड अगर किसी चार को जोड़ रहा है
तो फिर कुछ इस तरह से होगा। कहने का मतलब यह है कि एंड जितने भी नाउन प्रोनाउन को किसी को जोड़ेगा तो लास्ट वाले वर्ड के पहले एंड लगेगा और बाकी के जो भी होंगे उनके सबके पहले कॉमा लगेगा। तो वही हो रहा है, एंड के पहले देखिए 2 को जोड़ रहा है ये, तो ये कॉमा लगा हुआ है, एंड के बाद में कुछ है ही नहीं है फिर, ठीक है ना, समझ गए। तो ये नाउन से ही कनेक्ट होंगे। आगे बात समझ में? चलिए आगे की क्लास अपन स्टार्ट करें, ठीक है, समझ में आ गई? ठीक, चलिए आगे की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने जो कंजंक्शन चल रहे थे वो अब करेंगे अपन कॉरेलेटिव कंजंक्शन। कॉरेलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं भाई? उस दिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया दिया था कि कॉरेलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कॉरेलेटिव कंजंक्शन। तो कॉरेलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो पेयर में होते हैं, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, वेदर और इस तरह के। तो देख लीजिए आप इसको, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अच्छा, मैं तीनों को एक ही साथ लिख देता हूँ क्योंकि जो फॉर्मेट एक पर लगता है वही इन दोनों पर भी लगेगा, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर, सेम फॉर्मेट लगेगा, बस इनके मीनिंग बदल जाते हैं। तो नॉट ओनली के पहले और बट ऑल्सो के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे तो समझ लीजिए नॉट ओनली के पहले और बट ऑल्सो के बाद, नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद, सॉरी, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। दोनों साइड नाउन हो सकते हैं, दोनों साइड प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रपोजिशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तीनों में से कोई सा भी आप समझ लीजिए, तीनों पे एक ही फॉर्मेट, एक ही रूल लगेगा। जैसे मैंने लिखा, पहले किसका एक बेसिक होता है वो देख लीजिए, ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स कमिंग टुडे, आर कमिंग। अब इसमें आपको भरना है इज और आर, तो क्या भरोगे भाई? तो ये तो बेसिक सा नियम है, आपको मैं सिंपल से बता दूं, सभी लोग जानते हैं, है ना। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि जब भी ये ईदर और से दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए तो दोनों साइड नाउन है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो ये फ्रेंड्स है तो ये आर हो गया, ठीक है। और अगर ये इस तरह से फ्रेंड होता तो फिर ये सिंगुलर हो जाता, तो फिर हमारी सिंगुलर की वर्ब आती इज। इसका रवि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट लगेगा, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पॉसेसिव फॉर्म आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, है ना। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्या अच्छा आते हैं? हाँ आते होंगे बिल्कुल। आप यू आर नीदर इंटेलिजेंट नॉर स्टूपिड स्टूपिड नहीं लिखेंगे क्योंकि एक सेम कैटेगरी के लिखना है। यू आर नीदर इंटेलिजेंट नॉर हैंडसम कर देते हैं, डैश क्लेवर, तीनों एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं अपन। चलिए अब इसमें बता दीजिए क्या आएगा। ये तो आपने पढ़ा है, नीदर के साथ नॉर आ गया। अगर एक और कंजंक्शन दे दिया जाए तो फिर क्या आप लगाओगे? ये तो सभी जानते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर का और होता है, पेयर है ये, नीदर का नॉर होता है, ये तो सभी जानते हैं। नीदर नॉर हो गया, अगर इसके बाद में एक कंजंक्शन और दे दिया जाए तो फिर क्या करोगे आप? तो पहली बार तो ये देख लो, ये नीदर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, हैंडसम भी एडजेक्टिव है, क्लेवर भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी जोड़ेंगे ना सारे अब एडजेक्टिव ही आएंगे, ठीक है ना। यहाँ तो सब जगह वर्ब होगी, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी होगा। तो ये हमारी दो तक की तो कहानी तो हमको सबको मालूम है। तीसरा आ जाएगा तो ध्यान रखिए, चाहे 2 हो या 3 हो या 300 हो, वो फिर सिर्फ नॉर से कनेक्ट होते चले जाएंगे, नॉर से सेकंड वाले से कनेक्ट होते चले जाएंगे।
अगर ये इधर और से कनेक्ट हो रहे होते तो फिर यहाँ और आ जाता, नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट हो रहे होते तो यहाँ पर बट ऑल्सो आ जाता। मतलब ये सेकंड वाला आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नॉर नॉर हो गया, और से होता तो और हो जाता, बट ऑल्सो से होता तो बट ऑल्सो बट ऑल्सो बट ऑल्सो, ऐसे होता चला जाता। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा आई विल रिसीव यू फ्रॉम either your office or from your home। इसको करिए आप। I will receive you from either your office or from your home। यहाँ पर से और हटा लो, सॉरी, फ्रॉम। अब करिए ईदर योर ऑफिस और योर होम। आई विल रिसीव यू फ्रॉम ईदर योर ऑफिस। अब इसको करिए। अब देखिए, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसका हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर नो एरर है। वो सॉरी, नो एरर नहीं है। इसका आंसर नो एरर नहीं है। तो आप बताइए कि क्या है। आया? अभी तो आप कह रहे थे आते हैं, सरल है, नो एरर है। तो मैं कहता रहा हूँ इसका आंसर नो एरर नहीं है। ABC। चलो ऑप्शन 3 है, डी वाला ऑप्शन ही नहीं है आपको नो एरर वाला। तो हो गया डबल गोल। चलिए मैं बताता हूँ आपको, छोड़िए, वापस आइए। देखो बच्चों, समझ लो पहले, ये रिसीव हमारी वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये हमारी फ्रॉम प्रपोजिशन है। और ये योर ऑफिस क्या है? योर ऑफिस एक वेयर का रिप्लाई है, यानी कि एडवर्ब है। वेयर, योर ऑफिस और योर होम, ये दोनों ही एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। अब ये फ्रॉम प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक, अब समस्या का, सॉरी ये मैंने एडवर्ब बोल दिया, एडवर्ब नहीं है ये, नाउन है ये, सॉरी नाउन है ना। योर ऑफिस, योर होम, ये नाउन है, डिटरमिनेंट्स के दोनों की। अब ये फ्रॉम प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन ही तो बनेगा ना, ठीक है ना। अब समस्या क्या आ रही है, तो ध्यान से देखना। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसे बताता हूँ। कोई भी अगर प्रपोजिशन हो और अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, प्रपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वो या तो एडवर्ब होगी या फिर एडजेक्टिव होगी। प्रपोजिशन का याद रखो, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है जो कि नाउन है ना। जैसे फ्रेजल वर्ब होती है ना, जैसे पुट यानी होता है रखना, लेकिन पुट ऑन कर देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर इनको अलग अलग वर्ड में करेंगे तो फ्रॉम प्रपोजिशन हो गई और ये उसका नाउन हो गया, और फ्रॉम का ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यानी कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगी प्रपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो एडवर्ब भी बन जाते हैं और एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। इस वाले केस में ये अब एडवर्ब बन जाएगी। इस तरह से ये एडवर्ब भी थी, मैंने डायरेक्ट पहुंच गया था वहाँ पे, आपको मैं इस तरह से ले जाना चाह रहा था। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो ध्यान से देखिए, जब प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना, तो वो बच्चों हमेशा साथ में लिखा जाता है, क्योंकि ये अब अलग अलग वर्ड नहीं रहे, ये एडवर्ब बन गए हैं, है ना। तो ये साथ साथ लिखे जाएंगे। तो इनके बीच में ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन आएगा नहीं, समझ गए। कंजंक्शन भी नहीं आता है कभी भी एडवर्ब के बीच में। और इस तरह फिर से समझो, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बीच में मत बोलो। देखो, ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ये नाउन है, और प्रपोजिशन प्लस नाउन का जो पेयर होता है ना,
नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो नाउन ही तो होगा यार, नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन यहाँ लिख सकते हो। अगर प्रपोजिशन और नाउन बन जाता है साथ में, तो वो या तो एडवर्ब का काम करता है वो, या फिर एडजेक्टिव का काम करता है। इस वाले सेंटेंस में ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो प्रपोजिशन और एडवर्ब। अब इसके बीच में आपने कंजंक्शन लगा दिया, बीच में कंजंक्शन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने ब्रेक कर दिया, जो कि हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो एडवर्ब का काम नहीं करेगा, फिर वो नाउन का ही बनकर रह जाएगा। फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि इधर एक डिटरमिनर है, सॉरी इस वाले में कंजंक्शन है, समझ रहे हैं। तो ये ईदर हमारा यहाँ ना आते हुए ये ईदर आएगा यहाँ, ईदर फ्रॉम योर ऑफिस। अब आपके दिमाग में समझ में आ गई बात। तो ये फ्रॉम और योर ऑफिस ये साथ साथ लिखा जाएगा, ईदर पहले लिखा जाएगा, फ्रॉम और योर ऑफिस ये साथ साथ लिखा जाएगा, तभी वो एडवर्ब बनेगा, ठीक है। तो ईदर को हम पहले लिखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ईदर के बाद फ्रॉम आ गया, तो फिर और के बाद भी फ्रॉम आना चाहिए, प्रपोजिशन आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ये जो फ्रॉम है ना, इसकी भी प्रपोजिशन है, ये जो फ्रॉम है इसकी भी प्रपोजिशन है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, फ्रॉम योर ऑफिस और फ्रॉम योर होम। फ्रॉम दोनों की सेम प्रपोजिशन है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, उसको अलग से उसको लिखा नहीं गया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कुछ वो नहीं था, समझ में आ गया ना। तो ये इसका आंसर होगा, ये ईदर इस साइड लिखा जाएगा भाई, ठीक है। ईदर फ्रॉम योर ऑफिस और फ्रॉम योर होम ना लिखते हुए हम, क्योंकि फ्रॉम दोनों की कॉमन हो गई है, इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है उसको, ठीक है। अब चाहें तो इसी तरह से हम योर वर्ड को भी जैसे हमने डबल लिखा है वो भी नहीं लिख सकते, हम यहाँ भी ये इतना भी कर सकते हैं, और होम ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टूड है, फ्रॉम योर होम, है ना। चाहो तो ये योर भी हटा सकते हो, लिख दें तो भी सही है, नहीं लिखें तो भी सही है। चलिए और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कुछ इसके, है ना, नोट करते चलना भाई सभी लोग। अरे मैं मिटा दिया। एक और क्वेश्चन देखें। नॉट ओनली राहुल was beaten but also fined। चलिए एक क्वेश्चन ये है, गर्मी बहुत हो रही है यार। These students either completed project or forgot, either completed, these students either completed the project or forgot। चलिए ये हो गया। चलिए बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है इनके, है ना, देख लीजिए। चलिए जिसको भी आ जाए वो करे फटाफट। हटा दूँ, चल चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने अभी बताया इनके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, है ना। तो इसको देख लो, नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, राहुल, है ना, जो कि एक नाउन है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, वर्ब फाइंड, थर्ड फॉर्म है, जो कि एक वर्ब है। यानी कि ये तो हम श्योर हो गए कि हमारा सेंटेंस जो है वो नो एरर वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये गलत है। अब इसमें ये चीज़ आती है कि हम किसको करेक्शन करें, तो जनरली ये कहा जाता है कि सेकंड वाले को देखकर फर्स्ट वाले को सही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहता मैं, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आप ये चीज़ें देखें कि सेंटेंस में ऐसी क्या दो चीज़ें दी हुई हैं, वो दो चीज़ें क्या होंगी, बस उसके आसपास आप लगा दो, है ना। तो जनरली तो यहाँ पर देखिए फाइंड वर्ब है और ए वर्ब ये है,
तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, तो नॉट ओनली को यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। राहुल वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड, दोनों के अकॉर्डिंग। अब इसमें जैसे कि देख लिए, ईदर के बाद कंप्लीटेड है, और के बाद भी वर्ब है, ईदर के बाद वर्ब, और के बाद भी वर्ब, तो इसका आंसर नो एरर है, कहीं कुछ नहीं है इसमें, ये पूरा सही है। आगे समझ में, नोट करते चले भाई। चलिए तो नोट करते रहिए, मैं नीचे और लिख देता हूँ ये। अब एक वैन और वाइल का यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। वैन और वाइल, वैन का एक्शन तब शो किया जाता है कि वैन जब एक काम शुरू होता है और दूसरा काम खत्म हो जाता है। वैन का कंजंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब एक काम शुरू होता है और तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तुरंत ही, ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए उसमें। वैन का भी मतलब होता है जब, और वाइल का भी मतलब होता है जब, है ना, ये भी जब, ये भी जब, है ना। तो ये कौन सा जब कब यूज़ होगा तो वो समझ लें। जैसे मैंने लिखा when Ram came here Ravi laughed। when Ram came here, जब रवि यहाँ आया, रवि laughed, रवि चला गया, यानी जैसे ही राम आया है वैसे ही रवि चला गया, एक्शन का तुरंत रिएक्शन हुआ। तो वैन का यूज़ करते हैं हम जब एक्शन का तुरंत रिएक्शन हो। और वाइल तब होता है जब एक साथ दो काम हो रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, रमेश called me while I was studying। दूसरा कुछ इस तरह से है, तो देख लीजिए। और वाइल के लिए मैं आपको बता दूं, जनरली आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। वाइल वाले सेंटेंस में जनरली आईएनजी वाली फॉर्म आएगी वर्ब की, है ना, क्योंकि वो काम का कंटिन्यूस होना बताएगी। वाइल का यूज़ हम करते कब हैं, जब एक साथ दो काम हो रहे हो, है ना। रमेश कॉल्ड मी, रमेश ने जब मुझे कॉल किया, वाइल आई वॉज स्टडिंग, मैं उस समय पढ़ रहा था, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था तभी रमेश ने मुझे कॉल किया, है ना। दोनों काम एक साथ हुए। और इसमें क्या हुआ, व्हेन राम केम, जब राम आया रवि चला गया, एक काम हुआ उसका तुरंत रिएक्शन हुआ, रवि चला गया। और इसमें रमेश कॉल्ड मी, रमेश ने मुझे कॉल किया, उस समय में आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए एक और करते हैं अपन, है ना। कंजंक्शन की मुझे लगता है सीरीज़ थोड़ी लंबी जाएगी। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। इंग्लिश के कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि वो छोटे से बड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसके क्वेश्चन वो आने ही हैं। एक होता है एज एस और एक होता है सो एज। तो इसका हिंदी मतलब भी आपको मैं बता दूं कि नहीं, कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि सर हिंदी मीनिंग भी बता दें। वैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, वी आर स्टडिंग इंग्लिश सो वी हैड बेटर गो थ्रू बाय इंग्लिश वे ओनली। उतना जितना, फिर भी मैं आपके अनुसार बता देता हूँ। एज एस का मतलब होता है उतना जितना, और सो एस का भी मतलब होता है उतना जितना, ठीक है। ध्यान रखना, बस इतना याद रखिएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज एस का यूज़ हम हर प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब तरह के सेंटेंस में है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव सभी में कर सकते हैं। लेकिन सो एस का यूज़ हम सिर्फ एफर्मेटिव में नहीं करते हैं। एफर्मेटिव में नहीं करते हैं तो बची कौन से, एफर्मेटिव में नहीं करते यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव में कर सकते हैं हम, ठीक है।
सो एज का यूज़ हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये वाली लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। सो एज का यूज़ कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते, है ना। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा यू आर एज ब्रेव एज आई, ठीक है, आप उतने ही ब्रेव हो जितना मैं। सेकंड, माई कार इज नॉट एज गुड एज योर्स। तीसरा है she was she was not she was so beautiful, she was so beautiful as her sister। और एक और लिखते हैं, I am not as clever as he। चलिए, इन चारों में से कितने सही हैं कितने गलत हैं वो मुझे बताइए आप। कितने सही हैं कितने गलत हैं? तो देखिए सीधा सीधा है, जिसमें देखो उसको करने की तरीका बताऊंगा आपको। जहाँ पर भी ये एज एस दिया हुआ है ना, उसमें तो सही गलत होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब तरह के सेंटेंस में यूज़ हो जाता है एज एस। तो एज एस इसमें है तो ये तो सही होगा ही होगा। इसमें आ जाओ, इसमें भी एज एस है, ये भी सही होगा। इसमें आ जाओ आप सो एज, और एज एस इसमें भी दिया हुआ है तो ये भी सही होगा। ये तीन सही है। अब इसमें सो एज दिया हुआ है, तो सो एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो देख लो आप। सो एज का यूज़ हम एफर्मेटिव में नहीं करते हैं, लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। एफर्मेटिव में नहीं करते हम सो एज का यूज़, ठीक है ना। और ये सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव है, तो इसका मतलब है ये गलत है। तो इसको हम सो ना करते हुए यहाँ एज करेंगे। एफर्मेटिव हो गया, एफर्मेटिव ये तो सभी तरह से यूज़ हो जाता है, ठीक है। या तो इसमें हम ऐसे करेंगे, या फिर हम इसमें, हाँ ये सो वाला कब सही हो जाता, ये अब सही हो जाता है। ये शी वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल, है ना, जैसे एक नॉट वाला आया ना ये। अब यहाँ पर आप सो भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव में सो और एस दोनों यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अभी बात समझ। तो सो एस और एस वाले में जो कन्फ्यूज़न होता है ना बच्चे को, वो इसी वाले में होता है सो एस। तो इसके लिए बेस्ट एक ही पॉइंट याद रखो, सो एज का यूज़ एफर्मेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है। हटाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने कई टीचर्स को भी देखा है, वो शायद खैर मैं कई किताबों में भी देखा है कि वो क्वेश्चंस अक्सर गलत बताते हैं टीचर्स। और स्पीकिंग में भी मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव हर्ड स्पीकिंग, दे ऑलवेज स्पीक देम रॉन्ग। सो व्हाट इज़ दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू। द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने लिखा, आई डू नॉट ईट अनियन डैश गार्लिक। ऑप्शन है इसके आपके और, नॉर, नीदर। इसकी तरह भर के बताओ जरा, तीनों में से क्या भरोगे इसमें? आई डू नॉट ईट अनियन और, नॉर, नीदर, क्या भरोगे बताइए। चलिए
जितना आ जाए उतना कर लीजिए। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था ना गलती करोगे सब लोग, इसमें आप लोगों ने क्या और भरा है ना, जो कि गलत है। ये तो हो ही नहीं सकता नीदर, है ना, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नीदर खुद अपने आप में नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब ये भी नहीं होगा तो ये देखो समझ लीजिए क्यों इसमें आएगा और। तो याद रखिए जब पहली स्टेटमेंट नेगेटिव होती है ना और दूसरी वाली को कनेक्ट करते हैं तो वो हम और से कनेक्ट करते हैं, नीदर से नहीं करते। या तो फिर इसको हम कुछ इस तरह से लिखें, आई ईट नीदर अनियन नॉर गार्लिक, या तो फिर हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक है ना। और अगर इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, पहली स्टेटमेंट अगर हमारी नेगेटिव है तो याद रखना दूसरा कंजंक्शन हमारा और नॉर नहीं होता है, और होता है और, विशेष ध्यान रखना। एक और देखें, जैसे मैंने लिखा यू कैन नेवर फॉरगेट योर फादर नॉर मदर। ये देखिए, यू कैन नेवर फॉरगेट योर फादर नॉर मदर। तो जनरली लोग स्पीकिंग में भी ऐसे ही बोलते हैं, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश एज वेल फॉर लास्ट डिकेड्स। आई हैव फाउंड मेनी स्टूडेंट्स दे ऑलवेज स्पीक द सेम वर्ड, दैट्स वाई। तो ध्यान से देखिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है सेंटेंस, सेंटेंस ये चूँकि नेगेटिव है, ठीक है ना। देखो नेगेटिव वाले केस में हम जो कनेक्टर होता है वो और होता है, ना कि नॉर, ठीक है। आगे बात समझिए, या तो हम इसको इस तरह से कहें या फिर वैसा ही, यू कैन नेवर फॉरगेट योर फादर। और अब इसमें हम नीदर नॉर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नेवर लगा हुआ, एडवर्ब लगी हुई है इसमें पहले से ही, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे यू होता यू कैन नॉट फॉरगेट योर फादर और मदर, तो फिर वो नीदर नॉर में कन्वर्ट हो सकता था। यू कैन फॉरगेट नीदर योर फादर नॉर योर मदर। योर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन है, योर फादर और मदर ऐसे हो जाता, ठीक है। यू कैन फॉरगेट नीदर योर फादर नॉर मदर, ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। योर दोनों पे कॉमन हो जाएगा। आगे बात समझ में, लिखते चले। एक और देख लेते हैं, एक और हो जाएगा अभी हमारा। हाँ, वो कुछ इस तरह से है, ये भी स्टूडेंट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, द सेम एज और दैट। अब द सेम के बाद कभी एज आ जाता है और कभी दैट आ जाता है ना। हालांकि ये द सेम दैट वाला आपको पॉइंट याद है, मैंने आपको उसमें कराया था प्रोनाउन वाले चैप्टर में, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है ये वाला, याद है किसी को? रिलेटिव प्रोनाउन वाले में अगर आया था ना, सुपरलेटिव डिग्री हो, नन हो, ऑल हो, लिटिल हो, फ्यू हो, एनीथिंग समथिंग हो, है ना, ऑल हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उस कंडीशन में हम द सेम के साथ हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन आप इसका एक और चीज़, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिखा यू हैव द सेम कलर शर्ट डैश माइन। एक और देखें, इसी को देखें, अगर इसको कुछ इस तरह से लिखें, यू हैव द सेम कलर शर्ट डैश आई हैव, इस तरह के सेंटेंस। तो देखिए इसकी बहुत बढ़िया छोटी सी चीज़ को याद रखना है, द सेम के बाद एज भी आता है, द सेम के बाद दूसरा कनेक्टर दैट भी आता है, इसका पेयर, ठीक है। तो एज कब आता है और दैट कब आता है, तो उसको समझ लीजिए आप, सिंपल सा है। द सेम के बाद एज तब आता है जब वर्ब
ना दी हो, जब वर्ब ना दी हो। अब यहाँ पर वर्ब से मतलब क्या है, वर्ब से मतलब है हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या दोनों हो, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो भी वो वर्ब है, अगर एक सेंटेंस में केवल मेन वर्ब दी हुई है, वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भी वो वर्ब है, और एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो भी वो वर्ब ही काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो द सेम के बाद एज तब आता है जब वर्ब ना दी हो, और ये इसका अपोजिट है दैट, जब वर्ब हो, है ना। बस अब इस वाले में अब एग्जांपल पे आ जाओ। जैसे मैंने लिखा ये हो गया द सेम यू हैव द सेम कलर। याद रखना बाद वाले सेंटेंस में बोला है मैंने, है ना, इसके बाद वाले में, इसके पहले वाले से मतलब नहीं है, पहले वाले में तो दोनों में ही वर्ब दी हुई है। अब इसमें देखिए एज दैट, ये रहा कनेक्टर, यहाँ भरना है ना, तो यहाँ पर माइन, ये तो कोई वर्ब नहीं दी हुई है, ये माई प्लस नाउन लिखा हुआ है, नाउन क्या है इसमें, शर्ट, तो माई प्लस नाउन है ये तो, है ना, जो कि है नहीं, तो इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं दी हुई है तो इसमें आ जाएगा हमारा एज। अब इस पर आ जाओ, दैट में वर्ब दी हो, वर्ब ये दी हुई है हमारी, ठीक है ना, आई हैव, तो इसमें हो जाएगा दैट आई हैव। यू हैव द सेम कलर शर्ट दैट आई हैव, यू हैव द सेम कलर शर्ट एज माइन, ठीक है, आगे बात समझ में। तो एज कब आता है और दैट कब आता है, द सेम के बाद एज तब आएगा जब वर्ब ना दी हो, और दैट तब आएगा जब वर्ब दी हो, दूसरे वाली क्लॉज में, दूसरे वाले सेंटेंस में, पहले वाले क्लॉज में नहीं, दूसरे वाले सेंटेंस में, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंजंक्शन के, जो सीजीएल एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, और आपके सीजीएल एमटीएस सीएचएसएलएन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 और 2022 के, वो क्वेश्चन कंजंक्शन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 3 में पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे अपन, उसके विषय में डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ कंजंक्शन को, यानी कि वो चैप्टर वीडियो में मैं केवल कंजंक्शन का कर पाऊंगा, बाकी का जिन लोगों का जो चैप्टर हो गया है वो सारे क्वेश्चन अपन लेंगे, है ना, वीडियो केवल कंजंक्शन वाले चैप्टर की बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं। जय श्री राम।